तो चलिए बंधु, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। जहां छोड़े थे ना वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट हमने क्या किया? लास्ट हमने WDB मेथड समझा था और ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 9। आइए जल्दी से कॉन्सेप्ट नंबर 9 का हेडिंग लगाइए। कॉन्सेप्ट नंबर 9 और ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लिखा। अब ये सिस्टम हमको समझाना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेके आपको ये पूरा सिस्टम समझाता हूं। एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ। मुन्ना प्लीज एग्जाम्पल लिखो। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000 एंड लाइफ ऑफ द एसेट बता दिया 5 years। मैंने बोला फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर ऑल 5 years अंडर SOYD मेथड है। SOYD मेथड ये कौन सा मेथड हो गया? सम ऑफ ईयर्स डिजिट। ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का पावर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स लोगों के पास है, आपको पता होगा ये बात। स्टूडेंट्स के पास शॉर्ट फॉर्म लिखने का पावर नहीं है। तो एग्जाम में ये SOYD मतलब अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में पूरा लिखना सम ऑफ ईयर डिजिट। लिखा क्या? जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। छींक दे। हम नया जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, तुम छीकेगा तो पहले। तुम चाहता ही नहीं हम ठीक से बोल पाए। लिख लिया सब कोई? अच्छा सुनो ना, सम ऑफ ईयर डिजिट में सॉल्व कैसे करते हैं सम को, आई मीन डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको ये बताने वाला। एक्चुअली अगर एक लाइन में बोलूं ना तो सम ऑफ ईयर डिजिट में डेप्रिशिएबल अमाउंट को जो लाइफ का डिजिट्स है ना उस रेशियो में तोड़। मैं क्या बकवास की है, समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया ना, अच्छा बात है। तो अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखोगे तो समझ में आ जाए। मेरे को सबसे पहले चाहिए होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या आपने ये नाम सुना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट? अरे हाँ कि ना? कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है? 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000। तो हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना बन गया? 90,000। कोई डाउट है? हाँ सर ये ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट। मैं शॉर्ट में SOYD लिखा, दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट। ये क्या है? एक नाम है सम। सम मतलब होता है टोटल करना। किसका सम करना है? ईयर्स का डिजिट का। मेरा नहीं समझ में आ रहा है, समझाता हूं। लाइफ ऑफ एसेट कितना है? 5 years दिया ना। अब 5 से तुम काउंट डाउन चालू करो। तो काउंट डाउन क्या होता है? अरे भाई ईयर के एंड में जब नया साल आने वाला होता है, तुम लोग लास्ट 10 सेकंड पहले खड़ा होकर सबके एक साथ काउंट नहीं करता है? 10 9 8। भाई उल्टा काउंटिंग। हाँ हाँ वही भाई काउंट डाउन, उल्टा वाला काउंटिंग करना है। तो अगर मेरा लाइफ 5 years बोला एसेट का, तो 5 से उल्टा काउंटिंग करो। 5 के पहले 5 4 3 2 1। हैप्पी न्यू ईयर। समझ गया मेरा बात? बस वही काउंट डाउन करना है। अब ये 5 4 3 2 1 ये ईयर्स के डिजिट है, इसको अब टोटल करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। ऐड कीजिए भैया, कितना आ गया? 15 आ गया भैया। ठीक है, अब बताइए। अब समझिए, डेप्रिसिएशन पहले साल का, डेप्रिसिएशन दूसरे साल का, डेप्रिसिएशन तीसरे साल का, डेप्रिसिएशन चौथे साल का और डेप्रिसिएशन 5वें साल का मेरे को निकाल। 5 साल का डेप्रिसिएशन। पहले मुझे बताओ, आप अपना नोटबुक देख के ही बताओ, मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था? हाँ जी 90,000। एक्चुअली डेप्रिसिएशन करने का फंडा क्या पता है? एक बार मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ। मेरा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 5 है, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 4 है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 3 है, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 2 एंड फिफ्थ ईयर का 1 है। मैं बात समझे नहीं? मैं समझाता हूं। मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं तो पहले लेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट,
हाँ सर लिया। पहला साल का डेप्रिसिएशन 5 है, मतलब बोलेंगे 5/15। सेकेंड ईयर का हो जाएगा 4/15, अगले साल का 3/15, अगले साल का 2/15 एंड अगले साल का 1/15। समझ में मैंने क्या किया? अच्छा अच्छा, मतलब आपने 5:4:3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया 90,000 को। हाँ, इसको थोड़ा मैथ समझ में आता समझो, 5:4:3:1 का रेशियो में ही तो डिवाइड कर रहा हूं 90,000 को। बस यही है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बात समझ रहा है? अगर हमको करना है कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा ये 15 6 6 5 30, ये कितना आएगा 24,000, ये कितना आएगा 18,000, ये कितना आएगा 12,000 और ये कितना आएगा 6,000। ये मेथड है सम ऑफ ईयर डिजिट में। बहुत डिफिकल्ट लगा? अब हंसना मत, अब है तो है, यही मेथड है, मैं क्या करूं? मैं नाम से तो क्या लग रहा था क्या ना क्या करा देंगे आज आप। कुछ नाम ही भारी है सब। इंडिया में सिर्फ नाम भारी होता है, काम भारी थोड़ी ना होता है। अच्छा, ये भी कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था भाई द वे, मैं पहले बता दूं। पता चला क्लिपिंग काट के कहीं लगा के बता दिया, देखो इस आदमी को क्या बोल रहा है। हाँ। चलो यहां तक लिखो। बोला समझ आया? अच्छा, एक चीज आप गौर कर रहे हो भैया, क्या भैया? पहले 30 था, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया। अरे सर, इस मेथड में भी डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और मेथड बताओ तो जहां डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज होता है। WDV मेथड, RBM मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो बेसिकली जानते हो ये जो मेथड है ना सम ऑफ ईयर डिजिट, इट इज अ वेरिएंट ऑफ WDV मेथड। WDV मेथड का एक वेरिएशन है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ WDV मेथड। ये लाइन लिख के रखेंगे, तो ये थ्योरी वरी में सब चीज पूछ सकता है, छोटा मोटा जो पूछता है लिखेंगे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज अ वेरिएंट of WDV method. It is a variant of which method? WDV method. It is a variant of which method? WDV method. समझ आया था? पर जनरली मैं तो आपको बताइए, मार्केट में स्ट्रेट लाइन WDV ज्यादा से ज्यादा कौन सा चलता है प्रोडक्शन यूनिट में, और कोई मेथड यूज नहीं होता। फिर एक बच्चा मेरे से ना खड़े खड़े एक सवाल पूछ लिया। हम लोग क्या सवाल है बोले भैया आप एक बात मेरे को समझाओ, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन और WDV है, तो कौन से एसेट पे कौन सा मेथड लगना चाहिए ये कैसे चूज करें? बात तो अच्छा है भैया, आप रटा दिए स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, WDV ऐसे होता, हम समझ गए, किंतु प्रैक्टिकल लाइफ में चूज कैसे करेंगे कि इस एसेट पे स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए, इस पे WDV? तो आंसर है, इसके लिए अपने लोग चेक करेंगे पैटर्न ऑफ बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम दैट। वर्ड पे ध्यान देना, क्या बोला मैंने? पैटर्न ऑफ बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द एसेट। मैं समझे नहीं, मैं समझाता हूं। मान लो मैंने एक एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी खरीदा, ठीक है ना? अब गाड़ी खरीदा तो गाड़ी यूज करूंगा तो उससे बेनिफिट मिलेगा ना। अब क्वेश्चन है, क्या हर साल मुझे सेम बेनिफिट मिल रहा है कि अलग अलग बेनिफिट मिलेगा? जरा सोच के देखो, पहले जब नया गाड़ी आया होगा, जब हाथ में लेके चलाए हुए, क्या मक्खन जैसा चल रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा, पहले साल तो बड़ा आनंद देगा। दूसरे साल क्या आपको सेम मजा आएगा कि थोड़ा कम आएगा? थोड़ा कम। वैसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, वो क्या बोलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उस हिसाब से भी थोड़ा सा कम मजा ही आएगा। और वैसे भी बेनिफिट जो मिलेगा थोड़ा कम। अब एक साल हो गया ना, तो गाड़ी अब अपना औकात दिखाना चालू होगा, नहीं समझा? थोड़ा मोड़ा इधर उधर का कुछ प्रॉब्लम आना चालू होगा तो बेनिफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरे साल, दूसरा साल होगा, तीसरे साल बेनिफिट सेम मिलेगा कि और कम मिलेगा? और कम। चौथे साल और कम, पांचवें साल और कम। इसका मतलब आप समझो, हर साल जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है एसेट से, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो हमको एक ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जहां पर हर साल धीरे 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 डेप्रिसिएशन कम हो जाए। कौन सा मेथड है? WDV। तो मेरे को कार के लिए क्या यूज कर लेना चाहिए था? WDV मेथड यूज करना चाहिए था। अब मान लो
मैं नया नया आईफोन खरीदा, क्या खरीदा? आईफोन। ये एग्जांपल लेते इजी समझ में आएगा। अब पहले मैं एंड्रॉइड यूजर था, मेरे को पता था कि भैया कोई भी फोन खरीदते हैं ना तो पहला साल तो मक्खन जैसा चलता है, बैटरी बैकअप अच्छा रहता है, टच अच्छा रहता है, सब अच्छा होता है। दूसरे साल वो टच जो ऐसे कर रहे थे उसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर समझ रहे हैं ना, जो बैटरी पहले 1.5 दिन तक जिंदा रहता था वो अब 1 दिन में खत्म होने लग जाता है। अब अगले साल और थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब बेनिफिट कम हो रहा था। फिर अचानक से एक दोस्त बोला भाई आईफोन खरीद, पहले साल से लेकर आखिरी साल तक बराबर बेनिफिट देता है। जो पहले दिन तो मेरा फीलिंग आया होगा ना आईफोन को टच करके, वही फीलिंग आखिरी दिन तक रहेगा, सेम फील है, सेम परफॉर्मेंस। अब समझ, मेरे को समझ में आ रहा है कि अब ये जो फोन खरीदा मैंने 1.5 किडनी बेच के, आजकल तो 1 किडनी में भी नहीं होगा, 2 तो ज्यादा हो जाएगा, 1.5 किडनी बेच के मिल जाएगा। तो 1.5 किडनी बेच के जो एक तो आईफोन खरीदा, मेरे को समझ में आ रहा है इससे जो बेनिफिट मिलेगा मेरे को आज फ्यूचर में, हर साल क्या मिलने वाला है? बराबर बराबर मिलने वाला है। तो हमें एक ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जिसमें बराबर बराबर डेप्रिसिएशन आए। कौन सा? स्ट्रेट। इसी को बोलते हैं पैटर्न ऑफ बेनिफिट डिराइव। आईफोन वाला एग्जांपल में पैटर्न ऑफ बेनिफिट क्या था? इक्वल बेनिफिट आने वाला है। कार वाला एग्जांपल में क्या था? बेनिफिट धीरे धीरे रिड्यूस होने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन पैटर्न ऑफ बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम द एसेट, वी आर गोइंग टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। थोड़ा इंग्लिश बोल दिया पर समझ में आया? पूछेगा नहीं, पर मैं बता दिया कि बाई चांस कभी कोई पूछ ले तो क्या कर लो। और ये सब क्वेश्चन ना ज्यादातर कहां पूछता पता है? तुम लोग जब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएगा ना, वहां पूछेगा, बोलेगा बेसिक, तुमको बोलेगा ना सिलेबस है बेसिक, तुम बोलेगा बेसिक डेप्रिसिएशन चैप्टर, तुम पूरा सम हम तड़ करके देखेगी और तुमसे पूछेगा ठीक है सर आपने एसएलएम डब्ल्यूडीबी किया? तुम सोचेगा एसएलएम का क्वेश्चन पूछेंगे अभी सॉल्व करके देंगे। फिर बोलेगा बताइए तो कैसे चूज करेंगे एसएलएम लगाना है कि डब्ल्यूडीबी? ले हवा टाइट हो गया। ये सब जानना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? अच्छा नेक्स्ट आगे थोड़ा चर्चा। ये मेथड हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और मैं सम ऑफ ए डिजिट का सम दो, तुम लोग ट्राई करेगा। एक एग्जांपल दो और ट्राई करेगा तुम लोग खुद से, कर लो भैया। एग्जांपल लिखो। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 6 लाख का है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट 50 है, लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स। और मैंने आपको बोला फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ज्यादा नहीं चाहिए हमको, 5 ईयर्स का चाहिए, 5 ईयर्स ओनली। एक्चुअली में 10 साल का डेप्रिसिएशन होगा, बट मैं अब से सिर्फ 5 साल का मांगना चाहता हूं, बाकी 5 साल घर में कर लेना। मेरा बात समझा? मेरा क्वेश्चन का डिमांड। पहले बोलो क्वेश्चन लिख लिया क्या? अब सॉल्यूशन की तरफ बोलो। पहले क्या निकालते हैं हम लोग? तो साथ साथ लिखेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। वो कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट तो 6 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 50,000, 50 माइनस करके बोलो 550। दूसरा मेरे को चाहिए SOYD, सम ऑफ ए डिजिट। बोलो तो काउंटडाउन कहां से चालू करोगे? 5 से। वाह वाह वाह, लाइफ से चालू करते काउंटडाउन। 10 है लाइफ, ये 5 साल का मांगे हैं, तो बाकी 5 साल का एसेट यूज नहीं करेगा क्या? तो डेप्रिसिएशन तो 10 के हिसाब से ही होगा भाई। क्वेश्चन में सिर्फ तुमसे पहला 5 साल का मांगा है। मेरा बात समझ रहे? हमको पता था यही कांड करेगा, इसीलिए दिया है। 5 देखते ना बच्चा बोलता 5 4 3 2 1। अरे नहीं भाई, लाइफ देख कितना है, 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स का लाइफ है, काउंटडाउन चालू करोगे तो क्या करोगे? 10 9 8 7 6। आगे भी लेंगे क्या? हाँ सर, 5 6 5 4 3 2 1। सम ऑफ ईयर डिजिट में बच्चे सारे ईयर का डिजिट का टोटल लोगे। भले ही तुमको कैलकुलेशन दिखाने बोला पहले 5 साल, तो बाकी 5 साल को क्या अकाउंट मतलब कैलकुलेशन में लोगे ही नहीं। मेरा बात समझ रहे हैं ना? कांड मत कर देना। 5 साल मांगे तो क्या हुआ, तुमको ऐड तो सारे 10 साल का करना पड़ेगा। अब बच्चा बैठ के ऐड कर रहा है। सुनो ना, मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया है। अब कैलकुलेटर लेगा, मन में तो होगा नहीं भैया भैया 10 9 8 7 करते रह जाएगा। अब हम एग्जाम में 50 साल दे देंगे, मान ले, करो ऐड। समझ रहा मेरा बात? तब यहां शॉर्टकट यूज करने का तरीका बता। अगर बचपन में थोड़ा मोड़ा वो पढ़ा है मैथ्स,
तो ऐसा सुना होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला सुना कभी? याद नहीं है वो छोड़ो ना, सुना है ना, देखना वही सीरीज ही तो है, 1 2 3 4 5, समझ रहे, वही तो है, हमको इसका सम निकालना है। और अगर किसी को याद हो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मेरे यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10। तो मैं क्या लूंगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, 2 5 10, 5 11 इंटू 5 55, मैं टोटल आ गया 55। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेटर उठाने का जरूरत नहीं तो क्या होता है ना, टीचर लोग बदमाशी करके तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने के लिए बोल देगा 50 साल, और तुम लिखते रहना 50 साल पे। तो समझा? तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिख के रख लो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फर्स्ट ईयर का सुनो, ये डिप्रिसिएशन है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ, मेरे को बस यहीं पर क्लोज कर देना सम, बाकी का तुम घर में बैठ के निकालते रहना, हम सिर्फ एक तो दिखा देना, बाकी तो हम लिखेंगे भी नहीं, तुमको ही लिखना है बाकी। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू 10 बाई 55। अच्छा, क्या 1 लाख आ रहा है? उसके बाद वाला 90, उसके बाद 80, उसके बाद वाला 70, उसके बाद वाला 60 आए। अब बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना यार, मेरे को मेनली ये फॉर्मूला दिखाना था, मेरा काम तो यहां पर तुम्हें ये फॉर्मूला दिखाना था, ये वाला। मार्क करके रख लो, मार्क करके रख लो, मार्क करके रख लो, मार्क करके रख लो। ये मेथड समझ में आ गया? सम ऑफ योर डिजिट पूरा क्लियर हुआ? अरे किसी को डाउट है सम ऑफ योर डिजिट में? नहीं ना? एक बच्चा मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा, मैं बोला क्या हुआ? बोला भैया किंतु क्वेश्चन है WDV मेथड से। मैं बोला हाँ पूछना क्या हो गया? बोला भैया आप जब स्ट्रेट लाइन मेथड कराए थे तो स्ट्रेट लाइन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सिखाए थे, WDV का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना नहीं सिखाए, तो रेट आता कैसे होगा? हाँ तो रेट तो होता ही है, उसका रेट निकालने का फॉर्मूला भी है, पर मैंने जानबूझ के नहीं सिखाया क्योंकि एग्जाम में तुमसे पूछेगा नहीं। बोले भैया हमको नहीं पता, पूछेगा नहीं पूछेगा, हमको जानना है उसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा उसका जानना है, मेरा बात समझो, तुम जानना चाह रहा है ये जो WDV मेथड था ये वाला, समझ गया ना, RBM, इसमें अगर कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं लिख ही देता हूं, यहां नीचे तुम्हारे पास अगर जगह होगा ना तो एक तो लिख के रख लेना तुम्हारे लिए कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, लिख लो 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट होल इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। लिख लो एक बार, एक लाइन का है, वहां लिख के रख लो, तुम्हारे लिए आसान होगा। ये क्या फॉर्मूला लिखे? 1 माइनस nth रूट ऑफ, n क्या होता है? लाइफ ऑफ एसेट। अगर किसी को लग रहा है याद नहीं रहेगा तो n का मतलब लिख लो, ये लाइफ ऑफ एसेट होता है n। एसवी तो तुम समझ ही गया होगा, स्क्रैप वैल्यू, और उसी का मतलब क्या? ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। एग्जाम में देखो तुम्हारे लेवल पे आएगा इनका, ठीक है ना? नहीं मैं फिर भी एक तो एग्जांपल करा के दिखा दो इसका। अच्छा इसका भी एग्जांपल दिखा दो, ठीक है, मैं रफ में दिखाता हूं, जरूरत नहीं है, मगर मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पार्ट दिखा रहा हूं। किंतु मान लो कभी पूछ ही लिया तो तुम कर तो पाएगा, तुम्हारे पास लिखा हुआ है, तुम एक बार पढ़ के चला जाएगा, हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो, ठीक है ना, मान लो मैं बोलता हूं एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू तुमको दिया 40960, लाइफ ऑफ द एसेट मान लो 4 इयर्स दे दिया, तुमको बोलता बताओ डेप्रिसिएशन का रेट WDV मेथड में क्या हो, तुमसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा, समझ रहा है? तो तुम कैसे सॉल्व करेगा? अभी मैंने बताया ये सब में कुछ नहीं करना, फॉर्मूला फेंको, तमाशा दो। अब मैं अगर निकालने गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी? भैया आपने बोला था 1 माइनस, हाँ,
nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, यही ना है। अब फिल करो डेटा एक एक करके देखते हैं। तो 1 तो हम समझ गए, माइनस n कितना था, लाइफ ऑफ एसेट 4 है, मतलब बोलना चाह रही है आप फोर्थ रूट करना है किसका, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है 40960 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1 लाख, ये होल इनटू। अब सबसे बड़ा डाउट क्या पता है भैया, फोर्थ रूट कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट तो आता है, वो स्क्वायर रूट का बटन रहता है, एक बार प्रेस किया निकल जाएगा। फोर्थ रूट मतलब 2 बार स्क्वायर रूट, नहीं समझा। 2 1 सा 2, 2 2 सा क्या होता है, समझ गया मेरा बात, लॉजिक समझ रहा है। तो ये आपका 4 आए, मतलब 2 बार स्क्वायर रूट होता है। मतलब कैलकुलेटर है हाथ में लो, हम सिखा देते हैं। हाथ में लो जिनके पास कैलकुलेटर है, और जो लोग बिना कैलकुलेटर के अकाउंट्स क्लास में आ रहे हैं कल से मत आना, ठीक है ना, बेकार कोई फायदा नहीं आके। कैलकुलेटर हाथ में लो, ये टाइप करो पहले, क्या ऊपर में 40960 कर लिया, डिवाइडेड बाई 1 लाख है तो डिवाइडेड बाई 1 लाख, वो माइल वाइल से नहीं होगा, ठीक है छोड़ देना। तो 0.4096 हो रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर रूट लगाना है फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब होगा 2 बार स्क्वायर रूट, प्रेस करो 2 बार स्क्वायर रूट, 0.8 आ गया। मतलब सुनो ना, 1 माइनस ये वाला एक्सप्रेशन है 0.8 इंटू 100। अब तुमको पता है 1 माइनस 0.8 कितना हो, 0.2 इंटू 100 करो कितना आएगा 20, तो आंसर हो गया 20%। एक बच्चा फिर घबरा गया, बोला भैया ये तो 4 दिया था, 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबा दिया, 5 देता तो 5 बार दबा देगा। भगवान, उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। अपना ये जो नॉर्मल अकाउंटिंग कैलकुलेटर है उससे 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट ये सब नहीं निकल सकता। समझ रहा है मेरा बात। तो इसलिए अगर बाई चांस एग्जाम में देगा ना, तो या तो लाइव 2 साल देगा, 2 साल देगा तो 1 बार स्क्वायर रूट दबा देना, समझ रहा है ना। या फिर वो लोग क्या देगा जानते, 4 साल देगा, और 4 साल देगा मतलब कितना बार स्क्वायर रूट, 2 बार। लाइव बोला 2 तो 1 बार स्क्वायर रूट, और 4 बोल दिया तो 2 बार स्क्वायर रूट दबा। या तो फिर 16 साल बोलेगा, नहीं 3 बार स्क्वायर रूट दबा दे। मेरा बात समझा, 4 4 सा 16, समझ गया, तो 3 बार। अब इससे ऊपर नहीं देगा, ऐसे तो देगा ही नहीं। बोले अगर दे तो ये कर लेना, ये बस ऐसे बता के रखा कि बाई चांस अगर ऐसा जाए, मतलब तुम्हारा मान लो शनि भी खराब चल रहा है, शनि का महादशा भी लगा है, समझ रहा है मेरा बात, राहु भी खराब स्थिति में है, ठीक है ना, मंगल एकदम नीच का हो गया तुम्हारा जिंदगी में, ठीक है, चंद्रमा एकदम गड्ढे में गिर गया, समझ रहा मेरा बात। अगर ऐसा सिचुएशन में कभी आ जाए तो एक बार बता दिया कि भैया कर लो, कम से कम फॉर्मूला याद है तो कर लेगा। बोलो क्लैरिटी मिला मेरा बात का। अरे यस सर कि नो सर, घर बैठे बच्चे सब ठीक है, ओके। अच्छा, हम लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर लिखाए थे, नहीं 8 की 9 लिखाए। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 10, और ये है, अब साथ साथ लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड इजी है बहुत, मैं नाम से नहीं लग रहा, नाम छोड़ो, मैं बस यही सोच रहा फॉर्मूला से सिखाऊं कि लॉजिक बताऊं। लॉजिक चाहिए क्या, ठीक है, तो फिर एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट आपका 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट 10,000 दिया, ईयर 1 2 3 4 5 है, और आपको आउटपुट दिया है। आउटपुट समझते हो, मतलब कितना बन के निकलेगा आउटपुट। मान लो पहले साल 4,000 यूनिट्स बनेगा, अगले साल 3,000, अगले साल 5,000, उसके अगले साल 1,000, उसके अगले साल 2,000। और हम आपसे बोल रहे हैं भैया डेप्रिसिएशन बताओ प्रोडक्शन यूनिट मेथड। पहला बात, प्रोडक्शन यूनिट मेथड यूज ही कब करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड तभी यूज करना जब आपके एसेट का लाइफ यूनिट्स में दिया हो। व्हाट में देना, एसेट का लाइफ किस में दिया हो, यूनिट्स, मतलब आउटपुट में दिया हो। ये मशीन बना के इतना यूनिट्स निकलेगा। आप समझो, मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने इसमें बोला
हमारे एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है, क्या आप मुझे डेप्रिशिएबल अमाउंट बता सकते हैं? साथ साथ लिख लेना, डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितने का है? 10,000। तो बचा कितना? 90,000। तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट कितने का हो गया? 90। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब याद है? ये मेरा जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन है। क्या बोला वर्ड? जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपको ये बताया, देखो ना, फर्स्ट ईयर ये जो एसेट है ना, ये मशीन है मान ले, इससे 4,000 यूनिट बन के निकलेगा, 4,000। सेकेंड ईयर 3,000 यूनिट बनेगा, उसके बाद 5,000, उसके बाद 1,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद खत्म, बस आगे और नहीं बनेगा, मशीन खत्म है। तो एक चीज हमको जरा देख के बता, जिंदगी भर में इस मशीन से टोटल आउटपुट कितना निकलेगा? टोटल, समझ गया मेरा बात? सारा साल का जोड़ के बता। 15,000। क्या मैं बोलूं ये 15,000 क्या है? अगर आप पूछोगे, मैं बोलूंगा दिस इज माई टोटल आउटपुट, मतलब जिंदगी भर में 15,000 यूनिट्स बनेगा। अच्छा, मैं लैंग्वेज चेंज करके बोल रहा हूं, जरा समझो, मैं ऐसे बोलूं, मेरे इस मशीन का जिंदगी 15,000 यूनिट्स है। अरे जल्दी पकड़ो ना बात को, बाहर बाद में देखना किसको देख रहा, वहां तो कोई अच्छा कुछ नजारा भी नहीं है जहां तुम देखने की कोशिश कर रहा है, खुला आसमान है सब, उसमें खो गया। को भी भाव अंदर हो भाव। अच्छा ठीक है, जिनको बंगाली नहीं आता वो नहीं समझे होंगे, तुमको आता है बंगाली तो तुम समझ गया ना क्या बोलना चाहे, बस हो गया। हाँ, क्या 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 बोला तुम? छोड़ो ना, क्या जिसको बोलना था वो बोल दिया, जिसको समझना था वो समझ गया, तुमको इतना क्या दिक्कत है? हो गया। मतलब क्या है इसको? मतलब बाद में समझा देना, और हमको पता है वो गलत मतलब ही समझाएगा तुमको, असली वो समझाना नहीं चाहेगा। अच्छा एनीवेज, तो मैं बोल रहा हूं इसका एसेट का जिंदगी कितना है? 15,000 यूनिट्स का जिंदगी, और इसका जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन कितना है? इस एसेट का देख के बोलना, जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन कितना है? 90,000। नहीं समझा मेरा बात? मैं बोल रहा हूं इस एसेट का जिंदगी है 15,000 यूनिट्स, और ये 15,000 यूनिट्स इसका जिंदगी है, इस जिंदगी में इसको कितना डेप्रिसिएशन करवाना है? तो ऐसे में बोलूं 15,000 यूनिट्स के लिए 90,000 का डेप्रिसिएशन होगा। तो बच्चे जरा सोच के बता, 1 यूनिट के लिए कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए? 90,000 डिवाइडेड बाई 15,000। अरे बोलो हाँ कि ना? जो भी आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है, 6 रुपीज आ रहा है, नो, बट कैन आई से ये 1 यूनिट बनाने का डेप्रिसिएशन? अरे यस और नो? जरा देख के बताओ, फर्स्ट ईयर आपके यहां कितना यूनिट बनेगा? 4,000। तो अगर आप मेरे को बोलते हो भैया डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना है, मैं बोलूंगा 1 यूनिट बनाने का इतना डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर मतलब 4,000 यूनिट्स, तो 4,000 यूनिट्स बनाने का कितना डेप्रिसिएशन होगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू क्या? 4,000। हाँ, आंसर दिक्कत नहीं है, पर आप समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड कर रहा हूं। अच्छा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन मुझे सेकेंड ईयर का बता, तो चेक करो ना सेकेंड ईयर में कितना यूनिट्स बनेगा? 3,000। तो 1 यूनिट का अगर डेप्रिसिएशन इतना है, तो भैया 3,000 यूनिट्स का डेप्रिसिएशन होगा 90/15, ये तो 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन है। तो 3,000 का कितना होगा? इंटू 3, 18। आप पकड़ पा रहे हो? यस और नो? सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं कि छोड़ दिए लिखना? छोड़ना नहीं है, हाथ चलाते रहना है साथ साथ। मैं पहले ही बोला था साथ साथ लिखना, ये वाला पार्ट। मैं यही नहीं समझ में आता आपके साथ, कब साथ में लिखना है कब नहीं लिखना है। देखना, जब मैं कचरा से लिखता हूं ना तब साथ साथ मत लिखना, जब मैं अच्छे से लिखता हूं ना, सुंदर से, तब साथ साथ। मतलब अच्छे से लिखते कब है? सारा ही तो कचरा लगता है। तुम समझ जाएगा, 1-2 बार देखेगा तो तुमको समझ में आ जाए कौन सा मेरा अच्छा है कौन सा कचरा है, समझ जाए। हो गया मन्ना? अब जैसे मैंने आपको यहाँ लॉजिक बताया, बुक वगैरह खोलोगे ना, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं, बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग ना फॉर्मूला खुद से बनाना चाहते हैं।
मतलब ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल रहा है कैसे निकला, मतलब ये काम किया ना, ये किया ना तुम, इससे निकला है ना। इसके हेल्प से मैं फॉर्मूला डेवलप करना चाहता हूं। मतलब मैं बोल रहा हूं, एक बार हाथ रोक लेना, ये पार्ट अभी मत लिखना, अब मैं रोक रहा हूं खुद ही। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर चाहिए, एसीवाई मतलब करंट ईयर। तो आप ठीक से देखो, जब भी हम लोग कर रहे हैं ऊपर क्या ले रहे हैं, ये 90,000। 90,000 क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं, हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट लिया। चलो ठीक है, अच्छा आगे इधर देखो, नीचे बार बार तुम डिवाइड कैसे कर रहा है, 15,000। 15,000 क्या है, टोटल आउटपुट। तो तुम डिवाइड कर रहा है, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात तो एक ही है। मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, टोटल आउटपुट से, ये भी चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई तुम किससे कर रहे, यहां 4 यहां 3, ये क्या है, हाँ भैया ये ना आउटपुट ऑफ फर्स्ट ईयर और आउटपुट ऑफ, मैंने जिस साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उस साल का आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर मेरे को डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का चाहिए तो फर्स्ट ईयर का आउटपुट, सेकेंड ईयर का चाहिए तो सेकेंड ईयर का आउटपुट। तो डेप्रिसिएशन अगर करंट ईयर का चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे होगा, करंट ईयर का आउटपुट। मतलब मैं फॉर्मूला बना दिया, ऊपर में क्या आना चाहिए, दैट इज आउटपुट ऑफ करंट ईयर। बुक खोलेगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा कि वहां पर इतना ज्ञान नहीं, वहां लिखेगा डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय टोटल। और एग्जाम में भी तुम्हें फॉर्मूला ही देना है, वहां पर लॉजिक वॉजिक मत दिखाने जाना, इतना ज्ञान नहीं दिखाना है, सिर्फ फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला अब नोटिंग करो और इसको ऐसे डब्बा में डालो। ओह क्या डिजाइन बना है, लिखा बच्चे लोग। सुनो ना, अब फॉर्मूला के हेल्प से बाकी ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्थ ईयर। अच्छा पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट बताओ भैया, 90,000 डिवाइड बाय टोटल आउटपुट कितना है 15,000। थर्ड ईयर का आउटपुट, थर्ड ईयर का आउटपुट है मेरा 5,000, तो कितना हो जाएगा 30,000। हाँ 5 है, वो डॉट है, डॉट बड़ा हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ईयर का, दिस विल बी 90,000, डिवाइड तो हम 15 से कर देंगे, समझ रहे हैं ना, डिवाइड तो हम 15 से कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है आउटपुट ऑफ फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर का आउटपुट था 1,000, तो 1,000 6,000 और लास्ट वाला 90 इनटू फिफ्थ ईयर का आउटपुट 2,000 था ना शायद, डिवाइड टू 15 कितना आ रहा है 12,000। बोलिए मेथड समझ में आ गया कि और एग्जांपल लेना है, समझ में आ गया ना, इजी है। 4 मेथड हो गया, अभी 2 मेथड और बाकी है सिर्फ, मशीन आवर मेथड और डिप्लीशन मेथड, काम हो जाएगा मेरा। भैया फिर छुट्टी, ऐसा कब बोला मैंने, पागल है क्या, क्या बोला, भाई बहुत दिन बाद तुम दर्शन भी दिया है, हम वही सोचा आज ही तुम एक्सीडेंट थोड़ी ना कराना चाहेगा अपना कुछ बोल के। बोलो क्लैरिटी मिला यहां तक। अच्छा लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिखे थे, तो अब आ जाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 11 में, और ये है मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड लिखो, मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट
मेथड। लिखा बच्चे? सारे बच्चे लोग लिख लिए? सुनो मेरा बात, रेडी सारे बच्चे? ये मशीन आवर रेट मेथड कब यूज करते हैं? तो आंसर है जब मशीन का मतलब एसेट का जो लाइफ है ना, वो आपको पीरियड में नहीं देगा, ईयर्स में नहीं देगा, आउटपुट में नहीं देगा, मशीन आवर में देगा। ये कैसे देगा? अभी कुछ लिखना मत, अभी हाथ होल्ड करो, सुनो ना। ये लोग क्या करेगा, तुमको आउटपुट के जगह ना ये लोग बोल देंगे मशीन आवर है, बोलेगा फर्स्ट ईयर में 4000 आवर चलेगा, सेकंड ईयर में 3000, थर्ड ईयर में 5000, उसके बाद 1000, उसके बाद 2000। तुम समझ रहे हैं लॉजिक क्या होने वाला है? सेम लॉजिक आएगा। मतलब यही जगह अब ये टोटल आउटपुट नहीं बोलेंगे, टोटल मशीन आवर बोल देंगे। मतलब अब ये तुम्हारे इसका जिंदगी तुम पूछेगा, तुम बोलेंगे ये टोटल मशीन आवर है, 15000 मशीन आवर है। समझ रहे हैं कहानी? भाई इसका जिंदगी 15000 आवर्स है और जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन कितना है? 90। वही लॉजिक हो जाएगा। तो 15000 मशीन आवर जो मशीन का लाइफ है, पूरे जिंदगी में कितना डेप्रिसिएशन करना है? 90000। तो 1 घंटा अगर मशीन चलेगा तो कितना डेप्रिसिएशन? 90/50। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 4000 यूनिट का डेप्रिसिएशन, 90 मतलब 4000 यूनिट्स होगा, 4000 आवर चल जाएगा, तो 90/50 इंटू 4000। तुम नहीं समझ रहा? मतलब बस क्या चेंज होने वाला? आउटपुट के जगह वो लोग क्या दे देगा? मशीन आवर दे देगा। तो अगर हमको फॉर्मूला ही बनाना है तो सुनना, ऐसे बोले डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर के लिए हम डेप्रिशिएबल अमाउंट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ करंट ईयर, नहीं मशीन आवर ऑफ करंट ईयर, डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, नहीं टोटल आउटपुट नहीं, टोटल मशीन। क्या मैं और एग्जांपल लेके समझाऊं कि समझ गए? लल्लू सा चीज है। लिखो जी, मैं फॉर्मूला लिख दूं, नहीं तो बाद में बोलेगा ये भी नहीं सिखाया था आपने। लिखो जी, लिखो। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर इक्वल्स टू, पहले चाहिए डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। और मैं एग्जांपल वगैरह नहीं ले रहा, मेरे को लग रहा कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि सेम ही तो मेथड है, बस आउटपुट की जगह क्या लगा दिया? मशीन आवर। अगला मेथड लिखो, डिप्लीशन मेथड। अंडरलाइन करो। अब इसके बाद मैं 2-3 लाइन लिख रहा हूं, वो आप लिख लो, मैं फिर समझा दूंगा। दिस मेथड is used for wasting assets like mines, quarries, oil wells, etc. etc. लिखो, लिख लिया? दिस मेथड इज यूज फॉर वेस्टिंग एसेट। वेस्ट हो गया, वेस्ट, जैसे आपके घर वाले आपको बोलते हैं ना वेस्ट है तू, वही वाला वेस्ट, वेस्टिंग, ठीक है ना, वेस्टिंग एसेट। नहीं ऐसे जल्दी समझ में आएगा। हमको पता है किसी दिन हम अकेले रास्ते में मिले ना, बहुत लोग हमको मिल के ना कुटाई करने वाला है, मतलब बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना, अभी बताते हैं। लिख लिया? अच्छा, हम अभी जो कर रहे हैं उस मेथड का नाम है डिप्लीशन मेथड, और ये मेथड बेस्ट किसके लिए पता है? और वो है वेस्टिंग एसेट। ये वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग एसेट्स, दीज आर द नेचुरल exhaustible non regenerating एसिड। मैंने 3 वर्ड बोला। नंबर 1 क्या बोला? नेचुरल, ये नेचुरल एसिड होता है। फिर मैंने बोला एग्जॉस्टेबल,
मतलब जो एग्जॉस्ट हो सकता है खत्म हो जाता है। नॉन रीजेनरेटिव, खत्म होने के बाद वापस पैदा नहीं होता है, ऐसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। एग्जांपल में मैंने लिख दिया माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल्स। जैसे माइंस नहीं होता है, गोल्ड का माइन होता है, सुना होगा, कोल का माइन होता है, अलग अलग तरह का मिनरल का माइंस होता नहीं है। तो जो माइंस है, मान ले कोल माइन है, आप लॉजिकली समझना, अगर एक कोल माइन है हमारे पास, उसमें कोयला इकट्ठा हो रखा है, एक चीज बताओ, उसके अंदर जो कोयला है, कोल है, वो क्या मैन मेड है कि नेचुरल है? नेचुरल। अब मेरा काम क्या होगा, मैं जाके मशीन लगा के वहां से एक्सट्रैक्शन चालू करूंगा, करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, और एक टाइम के बाद जाके वहां से कोयला खत्म होगा कि नहीं होगा? बता, होगा ना कभी होगा। आज नहीं होगा, 40 साल 50 साल बाद जाके होगा ना। तो इसका मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसको ढक देंगे और बोलेंगे सका लगा बूम बूम, और अचानक से फिर से भर जाएगा क्या? मेरा बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं वापस नहीं भरेगा, वो नॉन रीजेनरेटिव है, वापस जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह का जो एसेट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। मतलब यूज करने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। समझ गया मेरा बात? तो ऐसे एसेट्स के लिए कौन सा मेथड बेटर ऑप्शन है? डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन, जैसे एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कोल माइन का एग्जांपल लिया, कोल माइन से हम लोग जाके क्या करते हैं? वहां से एक्सट्रैक्शन करेंगे ना कोल वहां से। तो जरा समझाता हूं मैं, आप इधर दिमाग लगाओ। वो लोग क्या करेगा ना, वो लोग आपको एसिड बोल देगा, माइन है, और माइन से होता है एक्सट्रैक्शन। समझ रहे हो? मतलब वो लोग तुमको लाइफ ना एक्सट्रैक्शन में दे देगा। वो लोग बोलेगा पहले साल हम लोग 4000 टन्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे, अगले साल हम लोग 3000 टन्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। आगे बोलूं कि समझ गए साहब? अगर मैं बिना बोले, अगर मैं तुमसे पूछूं डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर का फॉर्मूला बनाना है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट की जगह वर्ड रिप्लेस करो, टन्स की जगह और अच्छा वर्ड एक्सट्रैक्शन। क्योंकि अगर मैं तेल निकाल रहा हूं तो तेल तो टन में नहीं आएगा ना। समझ रहे ना मेरा बात? तो अच्छा वर्ड क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सट्रैक्शन। वही है कहानी, वही है। तुम लोग जब 6 मेथड बोला तो एक बार हार्ट अटैक आया होगा, और 2 से 6 मेथड कराने, ये तो कर रहा होगा तो लग रहा है यार तो लिलीपुट है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो चलो मैं लिखवा देता हूं, तो बोलोगे बाद में लिखाया भी नहीं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू, कैसे निकाला था मैं भूल गया, फिर से फॉर्मूला क्या लेना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। अच्छा आपको ये तो पता है ना डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल एक्सट्रैक्शन। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? देख, तो मैंने 6 मेथड बोला था, 6 को करा दिया ना। स्ट्रेट लाइन हो गया, WDV भी हो गया, सम ऑफ योर डिजिट हो गया, प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी हो गया, मशीन आवर भी हो गया, और डिप्लीशन भी, सारा मेथड हो गया। ये तो हमने अभी पढ़ा है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मेरे को तो अब आपको सिखाना मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे वो तो सीख लिया, अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अब मुझे वो सिखाना। और उसमें भी मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन में 2 मेथड सीखना है। कौन कौन सा? चार्ज टू एसेट और प्रोविजन मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एक काम करेंगे हम लोग एक पेज को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे पहले। अच्छा, इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे मतलब फाड़ मत देना, बीच से लाइन टानना है। मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे तो पता चला बीच से, वो नहीं करना है, लाइन टानने का बीच में से। ठीक है ना? एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूं, 2 कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड लिखवाना चाहता हूं। हमारा डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग का 2 मेथड है ना, चार्ज टू एसेट और एक प्रोविजन मेथड। मैं ना आजू बाजू में लिखाना चाहता हूं। क्यों? जिससे आप कंपेयर कर पाए बाद में रिवीजन करते वक्त कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नहीं तो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करेगा। तो जब एक बार आजू बाजू में देख लोगे ना दोनों को साथ साथ, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों मेथड में क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक तो लिख दिया आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 13, और इसका नाम है चार्ज टू एसेट मेथड।
हरे राम आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 14, दिस इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ऐसे आजू बाजू में लिखो। किंतु क्या है ना, आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेथड सिखाऊंगा। कौन सा वाला? चार्ज जो है। आज ये वाला प्रोविजन वाला साइड ना खाली रह जाएगा, पर हमेशा खाली नहीं रहेगा। जब भी मैं आपको बोलूंगा ना, चलो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड सिखाना चाहता हूं, आप लोग यहीं आके नोट्स कॉपी करेंगे। मेरा बात समझा? उसको इधर उधर कॉपी मत कर। पहले बोलो रेडी है, तो मैं चार्ज टू एसेट मेथड में चलता हूं। रेडी सारे बच्चे? अच्छा, नंबर 1, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, मैंने आज एक एसेट खरीदा, मान लो कैश में खरीदा। बोलो तो अगर मैं फिक्स एसेट कैश देके खरीदा तो मुझे क्या एंट्री करना चाहिए? फिक्स एसेट में हमेशा मशीनरी थोड़ी ना होता, कुछ भी एसेट हो सकता है। तो मतलब सीधा बात है, तुम लोग बोला फिक्स एसेट आया तो डेबिट कर दे इसको। अरे एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट अकाउंट तो डेबिट कर दोगे। टू क्या क्या पे किया आपने? कैश, तो टू कैश लिख दोगे। किंतु सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, रुको रुको ना। अगर बोला नहीं मैं कैश में चेक से पेमेंट करूं, अब बताओ। हाँ तो भैया कैश के जगह आप क्या लिख दीजिएगा? बैंक। अरे रुको ना रुको ना रुको ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मान लो मैं बोला कैश बैंक में, मैंने उधार में खरीदा। उधार समझते हो? क्रेडिट में खरीदा है। हाँ तो टू क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर नहीं बोल के बेटर वर्ड है वेंडर बोल देना। नहीं समझा? क्या बहुत डिफिकल्ट बात बोला क्या? ये कोई डेप्रिसिएशन का एंट्री थोड़ी ना सिखा रहा हूं। ये तो क्लास 11 का पहला पहला एंट्री ये सब सिखाया जाता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश दिया तो टू कैश, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक, और अगर बोला क्रेडिट में खरीदा तो टू क्या कर देना? वेंडर। भैया एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बोलेगा तो तुम ये कर लेना, क्या? टू बैंक, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि हमने चेक देके खरीदा है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। नंबर 2, अब एसेट पे डिप्रिसिएशन करना है। अच्छा बता, जनरली जो तुम डेप्रिसिएशन करता है एसेट के ऊपर कब करता है? ईयर के बिगिनिंग में, मिडिल में कि एंड में? एंड में। तो मैं वही समझा रहा हूँ, ये जो डेप्रिसिएशन का एंट्री हम कब करेंगे? ईयर के एंड में। तो मैं आपके समझने के लिए ये बात भी लिख दिया, एट ईयर एंड। ईयर के एंड में जाके डेप्रिसिएशन का एंट्री करूंगा। जरा सोच के बता, ये जो डेप्रिसिएशन है मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस? मेरा बात समझ रहा है? बस एक या दो बच्चा जवाब देगा तो नहीं चलेगा। ये जो डेप्रिसिएशन है मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? श्योर एक्सपेंस है। बताओ, एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो लिखना मत, एक मिनट जरा देख लो। मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन बीइंग एक्सपेंस, तो इट शैल बी डेबिटेड। 2 मिनट बाद लिखना, अभी मत लिखना। अच्छा, जब मैं डेप्रिसिएशन करूंगा उसकी वजह से मेरा एसेट का वैल्यू, फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और तुम्हारा कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने से क्या होगा? तो मैं अपने एसेट अकाउंट को, यानी फिक्स एसेट जो भी है उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। यानी डेप्रिसिएशन का कोई अगर पूछे जर्नल एंट्री क्या होगा चार्ज टू एसेट मेथड में, तो एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। अब इसको चार्ज टू एसेट क्यों बोलते हैं ये भी समझने का कोशिश करो, क्योंकि मैं ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कौन से अकाउंट में चार्ज कर रहा हूं? एसेट टाइम अकाउंट में। तो इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया है? चार्ज टू एसेट। क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं? एसेट अकाउंट। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? रुक जाओ, एक मिनट और, एक मिनट और सुना। ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तुमने बोला ये मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब ये रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है? बचपन में सुना है ना कि अकाउंट 3 तरह का होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो ये कौन सा अकाउंट है, रियल की पर्सनल? रियल अकाउंट। रियल मतलब होता है एसेट। ये एसेट है तुम्हारा। तुम खुद ही अभी बोला था एक्सपेंस है, और दुनिया का सारा इनकम और एक्सपेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल होता है। तो इतना बोलने में शर्म आ रहा है, ये कौन सा अकाउंट होता है? हाँ भैया, आप तो ऑप्शन में नहीं दिए थे, तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है।
नालायक, इस लेवल में आके मैं रियल पर्सन नॉमिनल करूं तुम्हारे साथ? बेसिक क्लास इसलिए तो दिए थे, इसको देख नहीं रहा तुम लोग। बेसिक क्लास देखो बैठ के, पहले किया तो है नहीं। तो भैया डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में पीएल में क्लोज करना पड़ता है। क्या बोला? दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर के एंड में पीएल में क्लोज होगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, ईयर के एंड में मुझे कहां क्लोज करना है? पीएल में। अभी लिखना मत, जरा 2 मिनट रुको। मैं क्या बोल रहा हूं? डेप्रिसिएशन बीइंग नॉमिनल in nature shall be close to PL account at year end। अब जरा बुद्धि लगाना है। डेप्रिसिएशन का मेरे पास डेबिट बैलेंस है, डेबिट किया था ना। कोई भी डेबिट का चीज को मुझे क्लोज करना है तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो मैं पक्का पक्का डेप्रिसिएशन को क्लोज करने जा रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब क्वेश्चन उठता है डेबिट किसको करें? क्लोज क्या कर रहे हैं? पीएल में। तो डेबिट किसको करेंगे? पीएल। तो यानी कि आपका जर्नल एंट्री क्या बन गया? पीएल टू डेप्रिसिएशन। अब जैसे मैं ये एंट्री लिखता हूं ना, बच्चा लोग बोलता है भैया ये तो पहली बार देख रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं देखा ये एंट्री। बचपन में हमेशा करके आया है, तुमको कोई बताया नहीं। तुम लोग बचपन में याद है फाइनल अकाउंट बनाता था पीएल, पीएल में याद है टू डेप्रिसिएशन लिखता था। विजुअलाइज करो एंट्री को, ये वही एंट्री था, पीएल टू डेप्रिसिएशन। बचपन में तुमको ये नहीं बताया कोई कि जो तुम पीएल बनाता है एक्चुअली जर्नल एंट्री का पोस्टिंग ही होता है। तुम डायरेक्टली, तुमको पता है टू डेप्रिसिएशन लिखते, पर एक्चुअली में इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते थे बचपन में तुम। मेरा बात समझ में आ रहा है? विजुअलाइजेशन कुछ हुआ? हाँ। तो अब आप आके नोटिंग करो। तो यानी याद क्या रखना है, ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन होगा तो एंट्री क्या बनता है? ईयर के एंड में जब डेप्रिसिएशन होगा तो उसका एंट्री क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। और डेप्रिसिएशन बीइंग नॉमिनल अकाउंट एट द ईयर एंड, इट शुड बी क्लोज टू विच अकाउंट? पीएल अकाउंट। तो उसका एंट्री क्या होगा? पीएल टू डेप्रिसिएशन। बच्चे थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है? बोले सब सब उड़ गया सर, सब उड़ गया सर। चलो अच्छा बात है, उड़ गया तो। लिख लिया? अच्छा। तो ये डेप्रिसिएशन का ना बच्चे याद रखना, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री, याद देखो ये डेप्रिसिएशन का एंट्री है। और ये क्या चीज का एंट्री है? डेप्रिसिएशन को ईयर एंड में पीएल में क्लोज करने का एंट्री। ये डेप्रिसिएशन का एंट्री और इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग एंट्री। समझ आया? थर्ड लिखो, सेल या फिर डिस्पोजल, एक ही बात है, ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट, सेल समझ रहे? एसेट को बेच दिया। अच्छा बेच दिया को इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा स्टाइल से डिस्पोजल ऑफ एसेट भी बोलते हैं। मैंने एसेट को डिस्पोज कर दिया, समझ रहा बात? एसेट को क्या कर दिया? डिस्पोज। तो कहीं डिस्पोजल ऑफ एसेट लिखा हो तो डर मत जाना, वही है, बेच दिया एसेट। अब देखो डिस्पोजल के लिए ना मैंने ना एक्चुअली सेल के लिए मैंने क्या ना अकाउंटिंग का स्टेप्स बना लिए। याद रखना जब भी सेल होगा ना तब हम लोग 3 स्टेप अकाउंटिंग करेंगे। कितना स्टेप? 3 स्टेप। मैं कम करता हूं, पहले ये 3 स्टेप का आपको नोटिंग करा देता हूं। हो सकता है थोड़ा बड़ा समझ में आए, थोड़ा बड़ा समझ में न भी आए, कोई घबराना नहीं। फिर मैं एग्जांपल लेके पूरे बात को समझाऊं, ठीक है? तब मेरे साथ साथ लिखना चालू करेंगे।
और ये है पहला स्टेप नंबर 1, दैट इज ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? दैट इज depreciation from the beginning of the year of sale till the date of sale। एक सेकेंड, मैं आता हूं वहीं पर वापस, डोंट वरी, लिखो आप आराम से। और इसका एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ये सारा बच्चा लोग साथ साथ लिख रहा है ना? अब पीछे मत रह जाना, क्योंकि मैं फटफट लिखूंगा, तुम्हें भी फटफट लिखना है। मैं बाद में सब समझा दूंगा, पहले आप नोटिंग करो। स्टेप नंबर 2, सेल ऑफ एफए, सेल ऑफ एसेट। वही एफए लिखूंगा तो भूल जाएगा। सेल ऑफ एसेट, जब आप एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। ऑब्वियसली व्हेन आई एम सेइंग एसेट आई मीन टू से फिक्स्ड एसेट। सेल को कौन से वैल्यू में रिकॉर्ड करें? सेल वैल्यू या सेल प्रोसीड्स, जो इच्छा बोलो। एंड स्टेप नंबर 3, that is profit or loss on sale। पहला बात करना मुझे प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल का कैसे होगा? अगर आपके एसेट का जो सेल वैल्यू है इट इज मोर देन book value on the date of sale। प्रॉफिट तो भैया क्रेडिट ही होता है जहां तक मुझे पता है, और सारा प्रॉफिट लॉस पीएल में जाएगा, डेबिट होगा एसेट, एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल। ये सब कोई लिख रहा है ना साथ साथ? और दूसरा, अगर लॉस ऑन सेल हो गया तो कैसे पता चलेगा? जब हमारे एसेट का सेल वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल होगा, और इसका एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। बस 3 स्टेप अकाउंट। बस दिमाग में एक बात बैठा ही लो, जब भी एसेट सेल करेंगे तो कितना स्टेप अकाउंटिंग होता है? 3 स्टेप्स। इतना दिमाग में बैठाओ। देखा ऊपर छूट गया है यहां से, और ऊपर यहां से। हाँ बहुत ज्यादा छूट गया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। स्टेप नंबर 2, सेल ऑफ एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, सेल वैल्यू रिकॉर्ड होगा। स्टेप 2 कॉपी हो जाए तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा फिर। सबका हो गया स्टेप 2 कॉपी करना? अच्छा, स्टेप 3 लिखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। जल्दी, स्टेप 3 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। उसे पार्ट ए में लिखा मैंने प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कैसे पता चलेगा? व्हेन योर सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू ऑन द रेट ऑफ सेल। और उसका एंट्री क्या होगा? एसेट टू पीएल।
फिर था लॉस ऑन सेल, when the sale value is less than book value on the rate of sale, when the sale value is less than book value on the rate of sale. जो कल लेक्चर मिस किया था उसका बैकअप तो देखा नहीं अभी तक, क्यों? एग्जाम के बाद देख लो, बहुत टाइम, एग्जाम के पहले भी बाद भी। हो गया? अच्छा, अब इस बात को हम पूरा समझाना चाहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, बट एक बात पहले सुन लो। हमने अभी तक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड पूरा ब्लैंक है, आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट नंबर 14 के लिए। आप क्या करोगे, अभी जितना जगह लग रखा है ना उससे 10 लाइन्स का और स्पेस छोड़ लो, क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि और अपने को प्रोविजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह लगेगा। 10 लाइन्स का स्पेस छोड़ के अब मेरे साथ एग्जाम्पल लिखोगे। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 10 लाइन्स का स्पेस और छोड़ दो, जहां तक लिखा हुआ है 10 लाइन, क्योंकि प्रोविजन मेथड में ऐसा हो सकता है थोड़ा सा जगह लग जाए, तो प्रोविजन बना के प्रोविजन सिस्टम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाला जगह कब भरेंगे आप? अगले लेक्चर में भी, अगले के अगले लेक्चर में, वो भी हो सकता है, पर अभी तो नहीं। अभी चार्ज टू एसेट में फोकस करना है, ठीक है ना? और मेरे को अभी जो मेन आपको समझाना है वो है मुन्ना, सेल ऑफ एसेट का केस। मैंने बोला कि जब भी कोई एसेट बेचोगे, पहले एक बार ऐसे सुन लो, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जब भी कोई एसेट बेचने का बात बोलेगा ना, तो पहला काम करना ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन चार्ज करना। भैया ब्रोकन पीरियड, ऐसा वर्ड तो कभी मैंने कोई बुक में नहीं देखा, हाँ बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बोल लिखता हूं ये सब वर्ड, इसको बोलता हूं मैं ब्रोकन पीरियड। ब्रोकन पीरियड मतलब क्या हुआ, आप एसेट कभी साल के बीच में बेच रहे होंगे, तो ईयर के बिगिनिंग से जिस दिन बेच रहे उतना दिन तक तो यूज किया ही होगा एसेट, उसका डेप्रिसिएशन। ये समझे नहीं? मान लो ये ईयर दिया है, ईयर का स्टार्टिंग है 1/1 और ईयर का एंडिंग है 31/12। अब मान लीजिए आप एसेट बेच रहे हैं 1/7 को जाके सेल कर रहे हैं एसेट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या ईयर के बिगिनिंग से बेचने के दिन तक आपने एसेट यूज किया है, और यूज किया तो उसका डेप्रिसिएशन बनना चाहिए? तो ये वाला पीरियड का डेप्रिसिएशन को मैंने नाम दे दिया ब्रोकन पीरियड। मैं ब्रोकन पीरियड क्यों बोलता, आप समझो, पूरा साल तो है नहीं, उसका एक टुकड़ा है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, क्या बोल दिया इसको? ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। जैसे मेरे एग्जांपल में मैं जो ले रहा हूं, 1/1 से 1/7 कितना होता है, कितना महीना होता है? 6 मंथ्स होता है। जिनको गिनना नहीं आता, भगवान ने उंगलियां दी हैं, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, काउंटिंग करने के लिए, समझ रहा है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मत लेना क्योंकि 1 जुलाई है, तो कितना महीना यूज किया? 6 महीना। तो 6 महीना का ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन करना। और डेप्रिसिएशन करने का एंट्री तो अभी अभी सिखाया था, क्या सिखाया था? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। देखो मैंने वही लिखा है यहां पर कि पहला स्टेप आपका है ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन, और एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। ये हिस्ट्री क्या लिखा है? अरे वो यही बात समझाया मैंने। ये क्या होता है? इट इज अ डेप्रिसिएशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल। जिस साल आप बेच रहे हैं एसेट को, उस साल के बिगिनिंग से लेके टिल द डेट ऑफ सेल, बेचने के दिन तक का जो डेप्रिसिएशन है, इसी को हम लोग क्या बोले हैं? ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। स्टेप 1 समझ में आया? स्टेप 2 में बोला सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच दो जाओ। देखो स्टेप 2 में क्या बोला मैंने? सेल कर दो एसेट। अच्छा तुम खुद बता, अगर एसेट बेचेगा तुम, तो घर में एसेट आएगा कि एसेट जाएगा? जाएगा ना, एसेट तो जाएगा, किंतु पैसा आएगा? अरे भाई अगर एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, मगर एसेट जाएगा। जो आता है व्हाट कम्स इन डेबिट, पैसा या पैसा डेबिट। अरे कैश आएगा तो कैश लिख देना, मैं बैंक लिख दिया, समझा ना? और क्या चला गया? एसेट, तो 2 क्या लिख देना? एसेट। कौन सा वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियसली कौन सा वैल्यू? सेल वैल्यू। और बचपन से ये बात तो तुम सीखा ही होगा, अगर कोई भी सामान कभी बेचोगे तो बेचने पे या तो प्रॉफिट आएगा या तो क्या आएगा? लॉस आएगा। तो जो भी आए प्रॉफिट या लॉस, उसका अकाउंटिंग करना है। पता कैसे चलेगा भैया प्रॉफिट आया? तो देखो मैंने लिख दिया, अगर आपके एसेट का सेल वैल्यू ज्यादा हो गया, मोर ज्यादा, समझता ना ये साइन को, इज मोर देन किससे? बुक वैल्यू ऑन द रेट ऑफ सेल।
मतलब एसेट जिस दिन बेच रहे हैं यहां पर, इसका पता कर लो इसका बुक वैल्यू कितना है। मान लो बुक वैल्यू 50,000 है और तुम्हारा सेल वैल्यू मान लो 80,000 है, तो तुमने तो ज्यादा में बेचा ना। मेरे एग्जांपल में कितना ज्यादा में बेचा? 30, तो 30,000 का प्रॉफिट है। और सुनो ना, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, एस 10 में लिखा है कि एसेट बेच के चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, चुपचाप पीएल में डाल देना, इधर उधर मत पटकना। कहां डाल देना? तो अब मेरा ये लॉस आया है, लॉस कहां डालना है मुझे? पीएल में। नहीं सॉरी, मेरा एग्जांपल में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कहां डालना है? पीएल में। अच्छा तुम बता, तुम लोग जानता होगा एक्सपेंसेस डेबिट होता है, एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है, और इनकम प्रॉफिट्स क्या होता है? क्रेडिट। तो आज अगर प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होना चाहिए, और कहां क्रेडिट करना है? कौन से अकाउंट में? एस10 बोला कौन से अकाउंट में? पीएल में। तो सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, एसेट बेच के अगर प्रॉफिट आएगा ना तो प्रॉफिट कहां डाल देना? पीएल। पीएल में क्या करना? क्रेडिट। किसको बेच के प्रॉफिट आया था? एसेट को। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? एसेट। एसेट टू पीएल। समझ रहा? डोंट वरी, मैं एक और एक एग्जांपल लेके भी सिखाऊंगा, एक बार सुन तो लो कम से कम। और अगर यही लॉस आ गया तो वे लॉस कैसे पता चलेगा? अरे भाई तुम पहले बुक वैल्यू पता करो, अंडर डेट ऑफ सेल कितना है। मान लो 50,000 है, अब तुमने इसको सेल कर दिया है मान लो 40 में, तो तुमने ज्यादा में बेचा कि कम में? कितना कम में बेचा? तो 10,000 का लॉस है। और लॉस भी कहां डालने बोला है? अच्छा लॉस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो देखो ना, लॉस को डेबिट कर दिया पीएल में, टू क्या? एसेट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लिखो चलो, उसके बाद बात पूरा समझ में आएगा। 1/1/2024 परचेज्ड एफए समझ जाएगा तुम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, फिक्स्ड एसेट है। पता चला फाइनेंशियल अकाउंटिंग सोच रहा है। 1 लाख 1/4/26 sold FA case 1 30,000, case 2 85,000, depreciation at the rate 10% per annum SLM. Prepare fixed asset account, and number 2 depreciation. नोटिंग करना हो जाए, एग्जांपल तो बताइएगा, फिर इसका सोल्यूशन साथ साथ बात करेंगे। हम लोग हम साथ साथ हैं तो साथ साथ बात कर लेंगे। स्टार्ट करें? देखो क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि हमने एक फिक्स एसेट खरीदा है। कब खरीदा है? 1/1/24। अच्छा बाय द वे, मैं यहां एक तो लिखना भूल गया, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये बताने का क्या जरूरत था? अरे डेप्रिसिएशन कब करते हैं? ईयर के एंड में ना। तो एंड का तारीख नहीं पता को तुम कैसे करोगे? अच्छा जब ध्यान देखना, अगर आप मेरा सम पढ़ रहे हो या लिखे हो अभी तक, मैंने 2024 से लेके 26 तक का कहानी सुनाया है। 24, 25, 26, मतलब मैंने जो कहानी सुनाया है 1 साल 2 साल 3 साल कहानी। पहला साल चालू होगा 1/1/24 को, तो खत्म कब होगा? 31/12/24। अगला साल चालू होगा 1/1/25, तो खत्म कब होगा? 31/12/25। अगला साल चालू होगा 1/1/26, तो खत्म कब होगा? 31/12/26। समझ रहा है? अब देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, 1/1 को हमने एक फिक्स एसेट परचेज किया 1 लाख। जरा तारीख पे ध्यान दो, 1/1 मतलब ये वाला डेट है। अरे बोलो ना, इस दिन हमने क्या किया, हमारा फिक्स एसेट परचेज कर लिया कितने में? 1 लाख। कोई डाउट नहीं, दिक्कत नहीं है। अब आगे जाके हमने बोला कि 1/4/26 को इसको सेल कर। मैंने दो अलग अलग केस बनाया कि अगर 30 में बेचा तो क्या होगा, 85 में बेचा तो क्या होगा। अभी हम कर रहे हैं केस 1, 30 में बेच दिया मान लो, तो 1/4/26, ये तो 24 इसमें नहीं आएगा,
25 में भी नहीं आएगा, कब बेच रहे? 26, थर्ड ईयर में जाके। और डेट क्या बोला था वहां पर, ध्यान दिया था, यहां कहीं पर 1/4/26 को मैंने सोल्ड कर दिया अपना फिक्स एसेट, लेट्स से 30, केस 1 पकड़ के चलते। बात समझ में आ रहा है यहां तक? और क्या बोला आपको मैंने, बोल दिया डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ 10% करके एसएलएम मेथड है। एसएलएम फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड। और मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को एक फिक्स एसेट अकाउंट बना के दिखाओ, एफए मतलब फिक्स एसेट, और एक डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग फिक्स एसेट अकाउंट ही बनाएंगे, डेप्रिसिएशन में बाद में बनवाता हूं। तो आप मेरे साथ साथ एक काम करो, एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाओ पहले, फिक्स्ड एसेट। आप चाहो तो सिर्फ टी शेप बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लगेगा हमको क्या पता, कर फिर ना पता चलेगा। 10 से 15 लाइन में हो जाएगा। क्या लास्ट क्या है? ओ वहां मत कर, मैं पहले फिक्स एसेट अकाउंट सिखा रहा हूं, डेप्रिसिएशन बाद में देख लेते हैं। एग्जाम में आपको पहले बता दें, ये लोग बनाने देने से ना, ये लोग अकाउंट ही बनाने देगा, जर्नल एंट्री वगैरह नहीं पूछेगा। पर एंट्री पता नहीं होगा तो अकाउंट कैसे बनेगा? भैया और दीदी लोग रेडी हैं क्या? सुनो ना, ये मेरा टाइम लाइन है, मेरे को आदत है बनाने का। एग्जाम में बनाने का कोई कंपल्शन नहीं, बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक, कोई एक्स्ट्रा गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। पर एक बार ये टाइमलाइन बन जाने से ना सम बहुत आसान हो जाता है। ये देखो, मैं निकला गड्डी लेके, मैं यहां पर गड्डी लेके खड़ा हूं, ध्यान से देखो, मैं यहां निकला, पहले दिन ही क्या बोला है? परचेज हो गया। अगर फिक्स एसेट परचेज हुआ मुन्ना, तो एंट्री क्या होगा बोलो तो? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ क्या बोला? बोल। फिक्स एसेट डेबिट टू बैंक। तो आइए ना, तारीख डालिए 1/1/24, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ भैया खरीद लिया, कितने में खरीदा भैया? 1 लाख में खरीद लिया, ठीक है। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, समझ रहा? मैं गाड़ी लेके ही खड़ा हूं अभी तक, मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, लो आ गया। क्या आ गया? ईयर का एंड। अच्छा, इस बीच में कोई और परचेज सेल कुछ हुआ है? नहीं, कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं। तो ईयर के एंड में मुझे क्या करना है? डेप्रिसिएशन। जब मैं डेप्रिसिएशन करूंगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा पहले बता भैया? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, वेरी गुड। ईयर का एंड का डेट मतलब 31 दिसंबर 24। अरे बोलो ना, तुमने एंट्री बोला डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, तो बोलना फिक्स एसेट में क्या पोस्टिंग करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट है ना, तो फिक्स एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सुनो ना, ये एसेट को हमने कितना मंथ्स के लिए यूज किया है? फुल ईयर के लिए यूज किया है। अरे भाई जनवरी से दिसंबर कितना? पूरे साल का, इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा भाई, द स्ट्रेट लाइन है कि डब्ल्यूडीवी? तो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये है मेरा ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जब मैं डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं 1 लाख पे 10% रेट बोला था, यानी पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन के बाद अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो अब लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेड डाउन। और बैलेंस करना आता है क्या आप लोग को? तो करके देख लो कितना आ रहा है बैलेंस? 90। जो 24 का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल 25 का क्या बन जाएगा? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 लिख दिया मैंने। बहुत दिक्कत? किसी को लग रहा हो कि अब 3 तला बिल्डिंग से कूदना पड़ेगा, ऐसा कुछ फीलिंग किसी के मन में नहीं ना? समझ में आ रहा है? ओके। अब आगे देखो 25 में क्या हुआ, ये मैं यहां से यहां पहुंच गया, 29 में चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ईयर का एंड आ गया, मतलब पूरे साल में और कोई नया एसेट परचेज भी नहीं है, सेल भी नहीं है, बस ईयर का एंड पहुंच गया, तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और सेकेंड ईयर में ये एसेट पूरा साल यूज हुआ है, अरे हाँ कि ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अच्छा, ईयर के एंड में गया मैं, ईयर का एंड का डेटा 31/12/25। पहले बोलो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री, मुंह से बोलना पड़ेगा सबको, मुंह से एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में क्या पोस्टिंग करेंगे? बाई डेप्रिसिएशन।
अच्छा बताओ, एसएलएम मेथड था कि डब्ल्यूडीवी? तो अंडर एसएलएम मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,00,000। 10% फुल ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। समझ रहे हैं ना? तो ईयर के एंड में अब क्या करोगे? बैलेंस। हाँ, तो लिखो ना बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बच रहा है? 80 बच रहा है, तो बचाओ 80। जो 25 का क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले साल यानी 26 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो कैसे बोलूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 होना चाहिए। यस सर कि नो सर? यस सर। कर लिया? अब मैं आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, याद है ना? 1126। आगे चला, आगे चला, आगे चला, ओहो आ गया 14। ये कौन सा दिन है? एसेट सेल करेंगे। तो जैसे सेल का बारी आया, एक बात बताओ, ये जो सेल कर रहे हैं 14 को कर रहे हैं ना, इस साल मैंने इस एसेट को यूज किया है कि नहीं किया? किया भैया। कब से कब तक? जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल तो अकाउंट में आएगा नहीं। कितना महीना? 3 महीना। 3 महीना यूज करके हम बेच, तो मतलब सेल का सिचुएशन है। और मैंने अभी बताया था जब भी सेल होगा कितना स्टेप अकाउंटिंग करना है? 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 होता है ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 2 का नाम बोला था सेल ऑफ एसेट। एंड स्टेप नंबर 3 बोला था प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। मगर ये सारा काम करने से पहले एग्जाम में आपको करना पड़ेगा एक वर्किंग एग्जाम में, और वो है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालने का वर्किंग। किसका वर्किंग करना है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालने का वर्किंग का। समझ रहा मेरा बात? तो अभी ना मेरे को थोड़ा जगह लगेगा, तो एक काम करो, हाफ पेज से थोड़ा और ज्यादा जगह छोड़ दो, क्योंकि एक तो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है, फिर केस 2 भी बोला है वापस से केस 1 की जगह। तो हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ लो, और जगह छोड़ के मैं आपके लिए वर्किंग नोट 1 बनाने आ गया, और इसका नाम रखा हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। और स्टार्ट करेंगे इस एसेट के पहले दिन से, जब ये छोटा छोटा बच्चा था, हमारे पास पहली बार आया था। समझ रहा है? मैंने लिखा ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन। अच्छा, ये मशीन को कौन से तारीख को खरीदे थे? 1/1/24। कितना में खरीदे थे उस वक्त? 1 लाख। आपने 2024 में पूरा साल यूज किया है ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तो मैंने लिखा डेप्रिसिएशन फॉर 2024 ऑन ₹1 लाख एट द रेट 10% फॉर फुल ईयर 10,000। अब ये 90,000 बच गया। इसका एक नाम लिख रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। इट इज बुक वैल्यू एज ऑन। बता पाओगे कब का बुक वैल्यू है? 1/1/25। वेरी गुड। अब मैंने 25 में भी तो एसेट को पूरे साल यूज किया था, याद है कि भूल गए? याद है ना? तो चलो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2025। स्ट्रेट लाइन है तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% रेट बोला है, तो 10 हो जाएगा। माइनस करके कितना आ गया? 80,000। यस सर कि नो सर? ये 80,000 क्या है? हाँ, ये बुक वैल्यू एज ऑन। बताओ एज ऑन। बस यहां तक सारे बच्चे ऐड पार होंगे, फिर ही मैं आगे बात करूंगा। यहां तक सारे बच्चे पहले ऐड पार हो जाओ, फिर मैं बात करूंगा। घर बैठे बच्चे सब समझ में आ रहा है ना? ऑल ओके? गुड। हो गया? अब सुनो ना, जरा ड्राइंग पे वापस नजर मारते हैं। 1/1/26 तो ये वाला डेट है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल। ऐसे बोलो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल। पर हम 1/1 को नहीं बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं एसेट को? 1/4। तो 1/1 से 1/4 तक मैंने एसेट यूज किया है ना, कितना महीना?
3 महीना, तो ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, मैं यहां पर आया लिखा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। तुम डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, एसएलएम की डब्ल्यूडीबी? तो ऑन ₹1,00,000 एट द रेट 10%, ये तो फुल ईयर का है, 3 मंथ्स का 3/12 होगा, कितना आएगा बता? $2,500 आ गया। हाँ, अब इसको माइनस करके उतारो, कितना आएगा देखो, 77,500। ये क्या है जानते हो? इट इज द बुक वैल्यू एज ऑन, कोई बता पाएगा कब का बुक वैल्यू है? डेट ऑफ सेल के दिन का, यानी 1/4/26 है। सो हमने अभी निकाला बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। क्या आ गया मेरे पास? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आ गया। बुक वैल्यू से अब हम कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू। हमने इस एसेट को बेचा कितने में था? केस 1, हमने इस एसेट को बेचा कितने में था? 30 में बेचा था, चेक करो जाके, एग्जांपल है ना नोटबुक में, 30 में बेचा था। तुम खुद बताओ, 77,500 का माल को तुम 30 में बेच रहा है, तो ज्यादा में बेच रहा कि कम में? कम में, तो डिफरेंस कितना है? 47,500 का। प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट नहीं है ना किसी का, क्योंकि बहुत अमीर लोग अपने लॉस में भी अपना प्रॉफिट देखते हैं। ऐसा कोई अमीर है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, ये लॉस ऑन सेल है। हो गया, हो गया, हो गया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो लॉस ऑन सेल निकल गया। ये वर्किंग जरूरी है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए नियम बना लो, जब भी वो लोग कोई भी सेल ऑफ एसेट बोलेगा ना, ये वर्किंग बनाना पड़ेगा, इसका मार्क्स रखता है, इसीलिए मैं करवाया हूं मेहनत। अच्छा सुनो ना, अभी मेरे को सेल ऑफ एसेट का ना अकाउंटिंग करके दिखाना है, और मैंने बोला था कितना स्टेप अकाउंटिंग है उसका? 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। आप ध्यान से देखो, ये है मेरा ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2500। डू यू अग्री? अच्छा, ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या था? मेरा डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। वेरी गुड। तो जाइए फिक्स एसेट अकाउंट में, तारीख डालिए 1/4/26, मतलब डेट ऑफ सेल। इस दिन मैं ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन का एंट्री कर रहा हूं बाय डेप्रिसिएशन। तुम समझ रहे हो मुन्ना मैं क्या बोल रहा हूं? डेट देखा मैंने, कौन से डेट को एंट्री किया? डेट ऑफ सेल के दिन। ये मेरा ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन निकल गया 2500, एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 आ गया। स्टेप 1 हो गया। तुम चाहे तो मेरा जो नोट्स लिखा है मैंने उसको चीटिंग कर करके बोल सकता है स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 क्या था हमारा? सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट का एंट्री होगा बैंक टू एसेट। तो एसेट अकाउंट में मुझे क्या लिखना चाहिए? बाई बैंक। तो लिख दो बाई बैंक। सुना, एसेट कितने में सेल किया था तुमको पता है? एसेट कितने में सेल किया तुमको पता है? कितने में? 30,000। तो हम यहां पर आके कितना लिखेंगे? 30,000। बोलो बच्चे, समझ में आ गया? अरे यस सर, नो सर। और लास्ट स्टेप था, थर्ड स्टेप, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। और मेरे इस एग्जांपल में क्या आया है? लॉस। और लॉस आया था, कितना आ गया लॉस? 47,500। पक्का ना? सुनो ना, वो सब छोड़ो, तुम ये अकाउंट को देखो पहले, और देख के मेरे को बस इतना देख के बताओ, क्या ये अकाउंट टैली कर रहा है क्या? और नहीं कर रहा है तो कौन से साइड में कितना बैलेंस आ रहा है जरा देख के बताओ। कैलकुलेटर है? चला ना, मेरे चेहरा देखने से थोड़ी ना ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। हाँ, मेरे तरफ नहीं देखना आंसर। 47,500 किधर आ रहा है? अरे ये तो वही फिगर दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला? अरे हाँ भैया, एसिड बेचने के बाद तो लॉस आना चाहिए था। और AS10 क्या बोला था? मैंने बताया कि कोई भी प्रॉफिट आए चाहे लॉस, कहां जाएगा? पीएल में। तो पीएल में कर जाएगा तो बाई पीएल ही ना लिखना पड़ेगा मेरे को इस साइड में आके। अरे जल्दी पकड़ना बात को। तो विजुअलाइज कर, एंट्री क्या बना मुन्ना? मेरे को तो एंट्री समझाना है। क्या देख सक रहे हो? पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। विजुअलाइज कर पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यही एंट्री यहां पर है। देखो मैंने यहां पर यही लिखा था, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। शायद लॉजिक अब क्लियर हो रहा होगा।
हुआ क्लियर? यस सर कि नो सर? पक्का? भैया सुनो ना, इसके बाद क्या, इसके बाद तो एसेट ही खत्म हो गया भैया। अगर एक से ज्यादा एसेट होता आपके पास तो बचा हुआ एसेट पे डेप्रिसिएशन करते आगे बैठ के। अरे बोल हाँ कि ना, बाकी एसेट यूज होता तो डेप्रिशिएट होता ना, पर अब एसेट ही नहीं बचा तो काम खत्म हो गया। देखो ना, 3 स्टेप अकाउंटिंग, इसलिए बोला स्टेप नंबर 1 क्या है, ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन, स्टेप नंबर 2 सेल ऑफ एसेट, और स्टेप नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस। भैया सुनो ना, वेट, हम बोला क्या, बोले ये जो फिक्स एसेट बनाए ये तो आप केस 1 बनाए ना अभी। बोला केस 1 नहीं होगा, केस 2 होता तो। हम बोला केस 2 में क्या 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 चेंज हुआ है, तुम पहले ये बताना क्या चेंज क्या हुआ है, बोलना। बस सेल वैल्यू चेंज हुआ। सुना, अगर सेल वैल्यू चेंज हुआ है तो बोलो फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज होएगा, सेल के वक्त चेंज होगा ना, अभी तो चेंज नहीं होगा। ईयर 2 में कोई चेंज होगा क्या? तो चेंज तो सिर्फ और सिर्फ सेल वाले ईयर में 3 में होगा ना। तो सुनना, केस 2 के लिए ना हम पूरा अकाउंट दोबारा नहीं बना रहे, हम सिर्फ थर्ड ईयर बना के दिखा रहे हैं कि क्या चेंज होगा। तुम समझ रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूं। तो मैं इसी के नीचे एक बार और फिक्स एसेट अकाउंट बना रहा हूं। तुम लोग मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना दिया, मगर दिस इज केस नंबर 2 में बना दिया। कौन सा केस में भाई साहब? केस 2 में बना दिया। और मैं ना यहां से स्टार्ट करूंगा ना, यहां से 1/1/26 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसके पहले साल का तो अकाउंटिंग सेम है, दोबारा मैं कॉपी करूं तुम भी कॉपी करो, क्या फायदा, टाइम क्यों वेस्ट करना उसके लिए, है ना? आइए सर, एग्जाम ऐसे नहीं देगा कोई, एक ही देगा, दो दो केस बना के नहीं देगा, वो तो हमको सिखाना है आपको। वेरी मटेरियलिस्टिक, डायरेक्ट एग्जाम के बारे में सोचना है, यानी कि पहले नॉलेज ले, एग्जाम में क्या होगा तो बता ही देंगे आप। अभी तक इतना चैप्टर क्या, कोई भी कोना छोड़ा है बता तो जरा सा। तो तुम लोग नहीं पूछता है तो हम ही क्वेश्चन पूछ के हम ही आंसर दे देते हैं। मतलब इस जगह ये क्वेश्चन आना चाहिए था, तुम्हारे मन में नहीं आता है तो भी हम ही पूछते और हम ही आंसर देते हैं, उससे तब तो भरोसा रखा ऐसे आदमी पे। बाकी जगह पे तो अगर नहीं पूछा तो टीचर बोलता बच गए, चल आगे पढ़, पढ़ा है, बात ही नहीं करना है। चलो यहां तक रेडी है सारे बच्चे? सुनो, मैं थर्ड ईयर में आ गया, यहां था सेल का सिचुएशन। सेल में भी सुनना, मेरे को तो चीज समझाना है। सुना, ईयर 1 का वही डेप्रिसिएशन होगा, विजुअलाइज करना मैं जो बोल रहा हूं, सॉरी इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आप सोचो ईयर 1 के डेप्रिसिएशन के बाद 90 बचेगा, ईयर 2 में वही 10,000 का डेप्रिसिएशन फिर 80 बचेगा, ईयर 3 में वो ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन 3 महीने का होगा 2,500 रुपए, 2,500। अब कितना बचेगा? 77,500। बस सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, मेरा सेल वैल्यू। अब जब सेल करने जा रहे हैं ना, ये वैल्यू चेंज हो रहा है, अब विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ना अभी वर्किंग जो बना रहा हूं ना, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं वर्किंग नोट 2 बना रहा हूं, वर्किंग नोट 1 के नीचे जाके, ठीक है, मगर सिर्फ तीसरे साल का जाके मैं चेंज करके दिखाऊंगा। आप मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैंने चालू ही किया, बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/26, कितना मेरा 77,500। अब मेरा सेल वैल्यू कितना दे दिया था इसका? 85। अब तुम देख के बता बच्चे, मैंने ज्यादा में बेचा कि कम में? ज्यादा में। कितना ज्यादा में बेचा? 7,500। तो ये क्या है, प्रॉफिट की लॉस? तो प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। तुम समझा इतना सा वर्किंग? मैं पूरा नहीं बनाया, बेकार टाइम वेस्ट होगा तुम लोग का। तुम लोग मेरे से ज्यादा आलसी है तो लिखने में और तकलीफ होगा तुम लोग को। तुम मुंबई में होता तो तुम ऐसे बोलता सर लिखने को कंटाल आता है, वहां ऐसे बोला जाता है। कौन बोलता है? मुंबई से है क्या? तब तो जानता ही हूँ ऐसा लैंग्वेज। मुंबई लोग का फेवरेट वर्ड है कंटाल।
हर बात में हर एक सेंटेंस के बाद एक वर्ड आएगा कंटाल, है नहीं ना? नहीं, वहां का लैंग्वेज ही ऐसा, कुछ करने का नहीं है। यहाँ से जो आदमी जाता है ना, मतलब अच्छा खासा जाता है, वहां पर अगर मान ले तुम 5 साल रह गया, उसके बाद जो तुम्हारा हिंदी का जो धज्जी उड़ता है ना, वो अलग है। हर हर एरिया का अलग है। तुम इंडिया का हर 50 किलोमीटर के बाद हिंदी बोलने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। यहाँ जैसे हिंदी बोलते हैं, तुम थोड़ा दिल्ली की तरफ जा, थोड़ा चेंज होगा डायलेक्ट। हाँ, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना हरियाणा की तरफ, और चेंज होएगा। जम्मू की तरफ जाएगा और चेंज होएगा। साउथ में जाएगा ना, जैसे महाराष्ट्र की तरफ अलग है। तुम और थोड़ा नीचे चला जा, कर्नाटका चला जा या तमिलनाडु चला, और चेंज हो जाता है। खिदिरपुर वाला हिंदी तो अलग ही है। चलो यहां तक ठीक है। अच्छा, ये होता ही है ऐसे। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन सेल तक निकल गया। अच्छा, मेरे को सेल का काउंटिंग सिखाना। इस सेल का कितना, सेल ऑफ एसेट में कितना स्टेप होता है? 3। नंबर 1 ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन, तो 1 4 26। पहले एंट्री बोलो, ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट में क्या लिखेगा? बाई डेप्रिसिएशन, और ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन आपका 2500 का। बोलो यस। स्टेप नंबर 2 था सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट का एंट्री बोलो पहले, बैंक टू एसेट, तो एसेट में क्या लिखोगे? बाई बैंक। कितने में बेचा? 85,000। ये था ना। अब सुनो ना, लास्ट आता है प्रॉफिट लॉस, मैं निकाल लूंगा। आप अपना कैलकुलेटर उठा के एक बार चेक करो, आपके फिक्स एसेट अकाउंट में किस साइड डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 7,500 किधर आ रहा है? किधर? इधर आ रहा है ना। और तुम समझ रहे, यही तुम्हारा प्रॉफिट ऑन सेल है। और बोला गया प्रॉफिट ऑन सेल कहां ट्रांसफर करना है? पीएल में। तो 1 4 26 को, इसको कहां डालना पड़ेगा? पीएल में। एक्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूं, एंट्री क्या बना उस पर फोकस करो। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल। और आप देखो, मैंने यहां जब एंट्री लिखाया था, यहां क्या लिखाया था? एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, हम उससे पूछते हैं कभी कभी, ए समझ गया समझ गया? भैया सब समझ गए। हमने क्या समझा? बच्चा बोलता सुनो ना भैया, मैं समझा, लॉस आया ना तो बाई पीएल, प्रॉफिट आया तो टू पीएल। वाह क्या समझा है। पर जो भी समझा ठीक ही समझा है, मतलब ये रटने वाला तरीका है, मगर ठीक है, एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं है बैठ बैठ के सोचेगा, तो ऐसे याद रखना, लॉस आएगा तो क्या कर देना? बाई पीएल। प्रॉफिट आएगा तो क्या करना? टू पीएल। काम करना। नहीं समझा? मतलब ऐसे बोले, स्टेप 1 हो गया ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 2 होगा सेल ऑफ एसेट। स्टेप नंबर 3 या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट आया तो टू पीएल, लॉस आया तो बाई पीएल। सॉरी होगा। समझा थोड़ा बात? ठीक है। अब एक काम करो, बुक में आ जाओ, एक सम करते हैं, छोटा सा प्यारा सा सम कर लेते हैं। क्या चीज? ओ अच्छा, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है इनको। ठीक है, सुनो ना, आज जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बना ले रहे हैं, एक और मेरा बनाना था, मैं भूल गया था। दोबारा ना कभी जिंदगी में आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मिलेगा, नहीं। डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट अकाउंट मांगते हो लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगता ही नहीं है। सर क्यों नहीं मांगता? वो भी कर लो, समझ में आ जाएगा। बच्चे बोले भैया डेप्रिसिएशन दिखाओ, डेप्रिसिएशन का चैप्टर बना रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट ही नहीं दिखाओगे, ये कौन सा बात हुआ? लो मैं दिखा देता हूं। तुमको इच्छा करेगा तो बाद में इसी को बैठ के प्रैक्टिस करना 100 150 बार। इंडिया का एक डांस फॉर्म है कथक, कभी देखा है कथक? यहां कथक का ली करना पड़ता है, कथक करना। मैं बताता हूं, घबराइए नहीं। अकाउंट बना लिया, टी शेप बना ले, हो जाएगा। सुनो ना, पहला साल का जब डेप्रिसिएशन हुआ था, इधर देखो एंट्री क्या बना था? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कब किया था? ईयर के एंड में ना। तो मैं बोल रहा हूं, सुनो ना, पोस्टिंग कर रहा हूं पहला डेप्रिसिएशन का 31 12 24। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट कितने का था? 10,000। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, और दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में कहां क्लोज होता है? एंट्री क्या कहते हैं? पीएल टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? बाई पीएल। ईयर के एंड में, ये एंट्री भी ईयर के एंड में होगा। कब होगा? ईयर के
एंड में, क्योंकि प्रैक्टिकली पीएल कब बनता है? ईयर के एंड में ना। ये ट्रांसफर कब होता है? ईयर के एंड में। तुम डेप्रिसिएशन का एंट्री कभी भी करो, उससे मतलब नहीं है। पीएल में ट्रांसफर कब करोगे? ईयर के एंड। भैया और क्या हो गया? टैली देखो, पहला साल का अकाउंट खत्म, डेप्रिसिएशन। कितना डिफिकल्ट है भैया, उफ, पसीने छूट गए। सेकेंड ईयर का देखो, फर्स्ट ईयर का करवा दिया मैंने, ये देखो सेकेंड ईयर में बाय डेप्रिसिएशन 10,000। तो सुनो ना, एंट्री क्या बना पहले बोलो? 31, 12, 25 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 10,000। अरे बोलना। और ईयर के एंड में ये डेप्रिसिएशन कहां क्लोज हो जाएगा? पीएल बाई पी। और क्या हो गया, खत्म दूसरा साल का अकाउंटिंग। तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि लोग क्यों नहीं देता डेप्रिसिएशन अकाउंट। करना क्या है यहां पर? टू फिक्स एसेट बाई पीएल, टू फिक्स एसेट बाई पीएल, टू फिक्स एसेट बाई पीएल। समझ रहे हो? वही कथक वाला डांस करते रहना तुमको। थर्ड ईयर देख लो भाई, 26। थर्ड ईयर में देखो क्या है? बाई डेप्रिसिएशन 2500 है। अरे पगलेट लोग, आई मीन बच्चा लोग, दिखाई दे रहा है? हाँ। तो यहां पर देखो 1426 को एंट्री हुआ है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। बट इसको पीएल में कब क्लोज करोगे? ईयर के एंड में जाके। तो बाई पीएल 25। तुमको क्या लगता है टू फिक्स एसेट और बाई पीएल लिखने के लिए तुमको 10 नंबर दे देगा? 1 नंबर भी नहीं देगा। ये मैं दिखा दिया आपको। अगली बार अगर कहीं पर बनाने बोला भी ना, मैं तो नहीं छूने वाला, तुम बनाते रहना डेप्रिसिएशन। 99.9% देगा भी नहीं। हम बोला बाई चांस कभी दिख जाए तो तुम्हारा जिम्मेदारी है। चलो चलो बुक में आओ, ये तो हो गया, सम किया जाए। आओ जल्दी सम करें। बुक में आ गया? डेप्रिसिएशन चैप्टर में आ जाइए आपके बुक में। इसमें क्लास वर्क सेक्शन में सम नंबर 3 करेंगे पहले। सम नंबर 3। आओ सम नंबर 3। मैंने स्क्रीन पे ला दिया, ये वाला सम है, दिखाई दे रहा है? माइन माइन। आप पढ़ लो एक बार, फिर मैं पढ़ता हूं। दो लाइन का सम है यार, जल्दी पढ़ो। डेप्रिसिएशन चैप्टर, क्लास वर्क सेक्शन, सम नंबर 3। सारे बच्चे पहुंच गए? अच्छा, पढ़ो जल्दी सम। 3 लाइन का सम है। पढ़ा बच्चे? बोल रहा है अ माइन कॉस्टिंग 30,000। ए भाई ये क्या लिखा वर्ड? माइन। अरे माइन मतलब तो वेस्टिंग एसेट होता है ना। और वेस्टिंग एसेट के लिए बेस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है? डिप्लीशन। हम अभी तक हम पढ़े नहीं, किंतु हमको लग रहा है डिप्लीशन होना चाहिए। ठीक है। अ माइन कॉस्टिंग 30 हैज बीन अक्वायर्ड। तो 30,000 क्या है मुन्ना? 30,000 क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। इतना टाइम लग रहा है सोचने में? अच्छा। The estimated quantity of ore in the mine is 3 lakh tons। हाँ, बोला माइन में पता करें माल कितना है, तो बोलता 3 लाख टन है वहां से। मतलब मैं टोटल कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं वहां से? 3 लाख टन। तो कैन आई से 3 लाख टन इज माई टोटल एक्सट्रैक्शन। मतलब जिंदगी भर में कितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है? 3 लाख टन। द आउटपुट ऑफ फर्स्ट 3 ईयर इज 5640 टन, 16,560 एंड 20,100 टन रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसे तो बहुत टन माल है, किंतु वो लोग हमको सिर्फ पहला 3 साल का डेटा दिया।
कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल कितना एक्सट्रैक्शन होगा वो बता रहा है, पर टोटल एक्सट्रैक्शन कितना होगा? ए टोटल एक्सट्रैक्शन ना ना भाई, गलती कर दिया ना, तीनों को ऐड करके बोला है तुम, अगले तीनों का नहीं, आप बोल तो दिया टोटल एक्सट्रैक्शन कितना होगा। हाँ तो चलेगा 10 15 20 50 साल तक एक्सट्रैक्शन। तुमको 50 साल का डेटा नहीं दिया, तुमको तो बोल रहा है पहला 3 साल का बता रहे हैं कितना एक्सट्रैक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को? अरे बोलो ना। आगे बोलता है रेसिडुअल वैल्यू ऑफ माइन विल बी, बोले जैसे सारा कोयला वैला एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, बोले इसके बाद कोई नहीं लेगा इस खंडर को, कौन कूदेगा क्या आदमी अंदर जाके? मेरा बात समझ रहा, कोई नहीं लेगा, तो इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 0 है, 0। बोलता है शो माइन अकाउंट यूजिंग विच मेथड? डिप्लीशन। अगर तुम नहीं भी बोलता तो हमको तो डिप्लीशन ही करना पड़ता, माइन है भाई, समझ रहा है ना? तो हमको पूरी जिंदगी भर का अकाउंट नहीं बनाने बोला, हमको सिर्फ पहला 3 साल का बोला। पर सुनो ना, मेरे को ऐसा लगता है ना, पहले हमें वर्किंग करके 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेना चाहिए, फिर अकाउंट बनाएंगे तो ठीक रहेगा ना, नहीं तो अमाउंट ही नहीं पता होगा तो क्या अकाउंटिंग करेंगे? तो आइए मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, ब्रैकेट में लिख दिया कौन सा मेथड चल रहा है? डिप्लीशन, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना? ओके सर, मैं कुछ बातें आपके लिए लिख दे रहा हूं, अगर ये नहीं भी लिखूं तो चलेगा, बट मुझे लगता है कहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हमारे एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया है? 30,000। हमारे एसेट का स्क्रैप वैल्यू नहीं, रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया है? 0। और हमारे एसेट का टोटल एक्सट्रैक्शन कितना दिया? टोटल एक्सट्रैक्शन 3 लाख, हाँ टन्स। अगर ये 3 बात मैं नहीं भी लिखूं तो आराम से एग्जाम में चलेगा, मेरा बात समझ रहा है? मैं आपके लिए डेटा कलेक्शन करके दिखाया। अब मैं जो लिख रहा हूं वो एग्जाम वाइज लिख रहा हूं। सबसे पहले जब भी ये जो 3 मेथड है ना, डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और मशीन आवर, ये 3 मेथड का सम जब भी देगा ना, पहले एक बार फॉर्मूला उनका लिख देगा, क्योंकि फॉर्मूला पे लोग मार्क्स देते हैं। अगर नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मार्क्स काटेगा, तुम्हारे पास उड़ाने को 100 नंबर है, उड़ाओ ना जितना उड़ाना है, हम कौन होते हैं रोकने वाले, उड़ाओ। देखिए तो यहां पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर इक्वल्स टू क्या चीज? डेप्रिशिएबल अमाउंट, अरे हाँ कि ना, मल्टीप्लाइड बाई डैश ऑफ करेंट ईयर, हाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाई टोटल एक्सट्रैक्शन। ये पहले फॉर्मूला लिख दिया मैंने। एक बात बताओ, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट आता कैसे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट तो 30 था और स्क्रैप वैल्यू 0 है ना, तो मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कितना है? 30। इतना तो समझता ही होगा। अब मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, एक कॉलम बनाया ईयर का, एक कॉलम बनाया वर्किंग दिखाने के लिए, और एक कॉलम बना दिया आपके लिए डेप्रिसिएशन का। हमको तो सिर्फ 3 साल का अकाउंटिंग दिखाना है, हमको क्या फर्क पड़ता है? 1 2 और 3, बस फॉर्मूला लगा रहा हूं। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था? 30,000, ठीक बोल रहे हैं ना? डिवाइड करना है मुझे टोटल एक्सट्रैक्शन से, और टोटल एक्सट्रैक्शन कितना था? 3 लाख, और मल्टीप्लाई करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ करेंट ईयर। मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सट्रैक्शन है 5640, सेकेंड ईयर का एक्सट्रैक्शन है 16560, थर्ड ईयर का एक्सट्रैक्शन है 20,100। समझ रहा है? बस डेप्रिसिएशन निकाल लो कैलकुलेटर चला के। ओ इसके लिए कैलकुलेटर सच्ची में चला रहा है बच्चा लोग, वेरी गुड। अब यहाँ शकुंतला देवी है, आर्यभट्ट भी है कुछ। देख लो एक बार कैलकुलेटर तुम्हें चला के, ठीक ठाक है कि नहीं है फिगर्स?
तो मुझे 3 साल का डेप्रिसिएशन मिल गया। अभी तक सम चालू नहीं हुआ है, अभी तक तो बेसिकली वर्किंग का पार्ट चल रहा है। हमें बनाने क्या बोला था? माइन अकाउंट। तो बुक्स ऑफ पार्टी का नाम दिया है क्या? ए बिजनेस का नाम दिया है क्या? नहीं। बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, और हम बना रहे हैं माइन अकाउंट। पहले बताओ आप लोग का वर्किंग सबका लिखना हो गया क्या? किसी के लिए इंतजार करना है? घर बैठा बच्चा तुम्हारा भी लिखना हो गया ना? ओके, माइन अकाउंट बना रहे हैं। रेडी? डेबिट क्रेडिट इंडिया में है इसलिए रुपीस लिख दो अमाउंट में, बस। सबसे पहले हम माइन खरीदे हैं, राइट? तारीख बताइए तो बुक में देख के कितने तारीख को खरीदे? हाँ, वो डेट वर्ड नहीं दिया भैया, डेट नहीं दिया क्या? तो मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं इस तरह से लिख दूं क्या, चलेगा क्या? पहले साल का कहानी चल रहा है, फर्स्ट ईयर। क्या आप मेरा बात समझ रहे हैं बच्चे? मैं फर्स्ट ईयर का कहानी में आ गया। तो फर्स्ट ईयर जब एसेट खरीदेंगे तो एंट्री का होगा माइन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, साथ साथ लिखना। कितने में खरीदे थे माइना? 30,000। वेरी गुड। अब सोच के देखो, और कुछ खरीद बिक्री तो हुआ नहीं है, तो ईयर के एंड में क्या करना है? डेप्रिसिएशन, और एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट में क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन। और पहला साल का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, मेरे ख्याल से 564 है, चेक कर दो बस। अब ईयर के एंड में आके अकाउंट में बैलेंस करेंगे, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। आता है बैलेंस करना? करो। कितना रहा बैलेंस? 29,436। वेरी गुड। मुन्ना, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है ना, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस में जाके लिख रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,430। सेकेंड ईयर भी और कोई परचेज सेल तो था नहीं, तो बस ईयर के एंड में हमें क्या करना है? बाई डेप्रिसिएशन। अमाउंट था 1656। हो गया भैया? डेप्रिसिएशन करने के बाद बस ईयर के एंड में अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो चलो कैलकुलेटर चला के बैलेंस निकालो खुद से। 27,780। देखिए कुछ बच्चे लोग 27,780 बोल रहे हैं, कृपया आप खुद से चेक कर ले सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सही है क्या? ओके। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का क्लोजिंग थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। और मुझे थर्ड ईयर के एंड में क्या करना है? बस डेप्रिसिएशन ही तो करना है। तो थर्ड ईयर के एंड में जाके मैंने लिख दिया आपके लिए बाई डेप्रिसिएशन। और थर्ड ईयर का था 2010, शायद 2010। बस ईयर के एंड में क्या करेंगे? बाई बैलेंस। ये लोग अकाउंटिंग आपको कितने साल का करने बोला था? हो गया 3 इयर्स, फिनिश। फिर एक बच्चा हमको पता है ये पक्का पूछेगा, भैया अगले साल जाके ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाएंगे? लिख दे भाई, लिख 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 लिख, इतना पूछा है ना, लिख ले ले ले, ले खुश लो। तो अगले साल का और अकाउंटिंग नहीं दिखाना, तुम बैलेंस दिखा दे अगले साल जाके ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग है, पर आगे अकाउंटिंग दिखाने का जरूरत नहीं है। क्यों? 3 साल का मांगा है तो मैं आगे क्यों दिखाऊं? जब मांगा ही 3 साल का है तो हम आगे क्यों दिखाएं? बोलो हो गया? यहां तक समझ में आया सब? पक्का? तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले क्लास में आने से पहले आज हमने जितना भी काम किया है उसको पूरा को रिवाइज करके आना।
तब तो अगला क्लास बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं तो तकलीफ होना चालू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।